गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल मुस्लिम विधि से संबंधित है कि मुस्लिम में वसीयत कैसे की जाती है, मुस्लिम विधि में वसीयत कैसे की जा सकती है। इसमें वसीयत कैसे की जाती है? मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत मौखिक, लिखित या इशारों से या संकेतों से भी की जा सकती है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत लिखित या मौखिक रूप से की जा सकती है, प्रतीकों द्वारा भी की जा सकती है, किंतु इस संदर्भ में वसीयतकर्ता का आशय स्पष्ट होना चाहिए। मतलब यदि उसने मौखिक किए तो स्पष्ट रूप से उसका बताना जरूरी है, इशारों से किए तो उसका भी बताना स्पष्ट, आशय स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने किसी टावर की तरफ इशारा कर दिया गवर्नमेंट के कि वसीयत है और पास में उसका मकान भी है। नहीं, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि गवर्नमेंट टावर के पास जो उसका मकान है वो उसने वसीयत में इशारे से किया है, और वो भी उन्हीं लोगों के द्वारा की जा सकती है जो गूंगे बहरे हैं, लिखने पढ़ने में असमर्थ हैं, या कोई हैंडीकैप्ड हैं, या कोई विशेष कारण है कि जिस वजह से वो वसीयत नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ही व्यक्ति इन विकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। बाकी जो व्यक्ति तंदुरुस्त है बोलने में, लिखने में, सुनने में, समझने में, तो उसके लिए ये कंडीशन अलाउ नहीं है। भला वो संकेत से क्यों करेगा, भला वो मौखिक क्यों करेगा, जबकि वो पूरा तंदुरुस्त हालत में है। तो उसको वसीयत विधि अनुसार लिखित रूप में ही की जाएगी और उसको विधि अनुसार कानून के प्रावधानों के तहत निष्पादित किया जाएगा। मैं इसमें सर आगे स्थिति आपको बता देता हूँ। ऐसी वसीयत अभिव्यक्त या विवक्षित रूप में प्रभावी हो सकती है तथा इस संबंध में दी जाने वाली सहमति स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब ऐसी वसीयत भी मान्य होगी, मौखिक, सांकेतिक तरीके से, लिखित, ये सभी मान्य होंगे, लेकिन वो स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार का डर, दबाव, धमकाव उसमें नहीं होना चाहिए, कोई ब्लैकमेल करके नहीं बनाई गई हो, वो पूरी स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए। वसीयत गर्भस्थ शिशु की बाबत की गई हो, वसीयत की वर्ग को की गई हो, गर्भस्थ शिशु की बाबत की गई हो। प्रतीकों गर्भस्थ शिशु से आशय ये है कि यदि कोई बच्चा माँ के पेट में मौजूद है और उस समय वसीयतकर्ता उसको वसीयत करता है, तो एक तो उसका वसीयतकर्ता की वसीयत करने के समय अस्तित्व में होना ज़रूरी है। जैसे वसीयतकर्ता ने घोषणा की तो उस समय माँ के गर्भ में बच्चा मौजूद है, भले ही वो बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, प्रश्न ये नहीं है, लेकिन हाँ गर्भधारण हो चुका है, मौजूद है, और वसीयतकर्ता के समय उस समय उसका अस्तित्व है। और उसके बाद इसमें जो आगे मैंने आपको अभी बताया था कि उसको 6 माह के अंदर, वसीयतकर्ता की वसीयत करने के 6 माह के अंदर उसका जन्म लेना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि जो वसीयत गिरीता जो बच्चा है माँ के गर्भ में है, उसको वसीयत करने की तारीख से 6 माह के अंदर अंदर जन्म लेना आवश्यक है, तो वसीयत विधि अनुसार कानूनी रूप से मान्य होगी। और मौखिक वसीयत के बारे में सर आपको मैं बता दूं कि कोई भी वसीयत निम्नलिखित रूप से की जा सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिखित, मौखिक, सांकेतिक रूप से। मैं आपको रोक के एक बात और बता देता हूं कि ये तो मुस्लिम विधि के बारे में बता ही रहा हूं मैं, लेकिन वसीयत के कुछ प्रकार और भी मैंने पहले वीडियो में बताए। होलोग्राफिक वसीयत, हाथ से लिखी वसीयत, नोटरीकृत वसीयत, रजिस्टर्ड वसीयत, जिसको पंजीकृत वसीयत कहते हैं। वसीयत की ये भी प्रकार है। मतलब एक मुस्लिम व्यक्ति उसकी वसीयत को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड भी करवा सकता है। इससे वसीयत डाउट से मुक्त होती है, हर प्रकार के संदेह से मुक्त होती है, और उसको कानूनी मान्यता ज़्यादा प्राप्त होती है। यदि वो घर पर लिख कर रख लेता है, यदि वो घर पर लिख कर रख लेता है और उसको कोई चुनौती अदालत में दी जाती है, तो ऐसी वसीयत को साबित करने की जिम्मेदारी जो अदालत में दावा पेश करता है उसी पर होती है। घर पर लिखी वसीयत हो, चाहे नोटरीकृत वसीयत हो, वसीयत कोई भी प्रकार की हो, वो जो व्यक्ति अदालत में जाता है, अगर कोई व्यक्ति उस वसीयत को चैलेंज कर देता है तो और उससे अदालत में मुकदमा लगा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति दावा लेकर आता है कि वसीयत गलत की गई है, तो ये जिम्मेदारी गलत किस प्रकार से की गई ये उस दावा लगाने वाले के ऊपर होता है, और जो दूसरा पक्ष है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वसीयत किस प्रकार से सही की गई ये उसकी जिम्मेदारी होता है। अब ऐसी स्थिति में सर यदि मौखिक वसीयत हो जाती है, सांकेतिक शब्दों के द्वारा वसीयत हो जाती है, या अनरजिस्टर्ड वसीयत आपने हाथ से लिख कर घर पर रख ली, तो साबित करने का पूरा भार आप ही पर होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसे एविडेंस एक्ट में बताया गया। सबूत का भार जो वादी दावा लाता है उस पर होता है, और अगर प्रतिवादी है तो उस पर भी होता है कि वो साबित करे कि वसीयत किस प्रकार से। तो इस प्रकार से वसीयत के प्रकार सभी मौजूद हैं,
लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि उसको नोटराइज करा लिया जाए, और उससे भी बेहतर है कि उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर करवा लिया जाए। हालांकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में टेस्टेमेंट्री और नॉन टेस्टेमेंट्री दो दस्तावेजों के बारे में बताया गया है, जिसमें टेस्टेमेंट्री दस्तावेजों में वसीयत आ जाती है जिसका पंजीकरण आवश्यक नहीं है, और नॉन टेस्टेमेंट्री दस्तावेजों में सेल डीड, दान आदि दस्तावेज आ जाते हैं जिनका पंजीकरण आवश्यक है, कंपलसरी है। तो जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है उसमें वसीयत आ जाती है। अगर आप नहीं भी कराते हैं तो भी वो कानूनी रूप से मान्य करा लेते हैं, तो इसमें आप ही का फ़ायदा होता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड के रूप में गवर्नमेंट साइट पर वो हमेशा मौजूद होती है। यदि आपकी वसीयत कहीं खो जाती है, नष्ट हो जाती है, गिर जाती है, जल जाती है, या चुरा ली जाती है, या आपके अन्य उत्तराधिकारियों के द्वारा उसको फाड़ दी जाती है आपसे छीन कर, तो ऐसी दशा में वसीयत नष्ट ही हो जाएगी, क्योंकि आपकी एकमात्र तो प्रति है, आपने हाथ से लिख कर घर पर रखी, फाड़ दी, उसको नष्ट कर दी, आप क्या करेंगे? उत्तराधिकारियों को पता लग गया कि एक के पक्ष में आपने किस प्रकार से वसीयत की, किसको क्या दिया, उनमें विवाद होने लगे। उनको पता लगा कि हमारे अब्बा जी ने पेटी के अंदर वसीयत रख रखी है ताला लगा के, वो ताला तोड़ के वसीयत फाड़ के फेंक देंगे, आप क्या करेंगे सर? इसमें नोटराइज होगी, ज़्यादा मान्यता प्राप्त होती है, एक प्रति वकील साहब के पास रहती है सुरक्षित। अगर आपने रजिस्टर्ड करवा लिया रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, और ज़्यादा प्रभावी होती है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास में गवर्नमेंट साइट पर साक्ष्य के एक प्रति उसकी हमेशा मौजूद रहती है, आप जब चाहें जब उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उसकी शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। MPIGR मध्य प्रदेश में वर्तमान में ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल मौजूद है, हर स्टेट में अलग अलग मौजूद है। इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वसीयत आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में उसकी शुल्क 1000 रुपये है, इसको स्टाम्प शुल्क से मुक्त किया गया है। और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत वसीयत की लिखितों पर किसी भी प्रकार का स्टाम्प नहीं लगता है। इसे आप सादे हरे कागज़ पर भी करवा सकते हैं, स्टाम्प पर भी आप चाहें तो 100 रुपये के 500 रुपये पर लिखवा सकते हैं, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। वहाँ पे भी आपको स्टाम्प ड्यूटी अदा नहीं करना होगी, मात्र आपका पंजीकरण शुल्क पे ही वो रजिस्ट्रेशन कार्य में वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो ये सर जो आज का हमारा टॉपिक है, मैं इसमें आगे आपको चल के बताऊँगा आगे की स्थिति। सर जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वसीयत मौखिक रूप से विद्यमान रूप में संपादित की जा चुकी है, इस संबंध में इनका लिखित रूप में किया जाना आवश्यक नहीं है। मौखिक वसीयत के संबंध में सबूत का भार भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एविडेंस एक्ट के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ बदलता रहता है, कभी ये दावा लाने के वाले के ऊपर जाता है, तो कभी ये वादी पर रहता है, तो कभी प्रतिवादी पर होता है। यदि आपकी वसीयत को चैलेंज कर दिया गया, अदालत में कोर्ट के सामने दावा प्रस्तुत कर दिया गया, तो उस समय आपने वसीयत लिखने में जो जो लापरवाहियाँ बरती हैं उसकी जांच जज साहब के द्वारा कोर्ट में की जाएगी, और यह आपकी वसीयत यदि कानूनी प्रावधानों के तहत नहीं लिखी गई तो वह निरस्त कर दी जाएगी। वसीयत के संदर्भ में प्रमुख बात यह है कि वसीयतकर्ता का आशय सुस्पष्ट एवं असंदिग्ध होना चाहिए। मतलब वसीयत में डाउट से परे लिखी जाना चाहिए, कोई भी डाउट वसीयत में नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी टॉपिक, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट ना हो, वसीयतकर्ताओं के नाम स्पष्ट लिखें, वसीयत गृहीता के नाम पते पूरे स्पष्ट लिखें, जो आधार कार्ड में वही सर आप लिखें। आपने नाम लिख दिया जो है कि राजू खां या रहमान खां लिख दिया आपने, और जबकि उनका सही नाम जो है कि मोहम्मद अली है, और घर का नाम आपने लिख दिया आधार कार्ड में वो, और आपने वसीयत में स्पष्ट भी नहीं किया कि रहमान खां इनका घर का नाम है, और आधार कार्ड में और उनको कानूनी रूप से उनको मोहम्मद अली नाम से जाने जाते हैं। इसमें सर डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। जो अन्य उत्तराधिकारी इसी पे मुद्दा खड़ा कर देंगे कि साहब ये तो फर्जी वसीयत बना ली, रहमान खां नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, मोहम्मद अली नाम का व्यक्ति है। आप स्पष्ट कर दें, संपत्तियों को स्पष्टीकरण कर दें। अगर आप ज़मीन की कर रहे हैं तो खसरा, बीवन, रकबा, पटवारी, हल्का नंबर, तहसील, जिला, प्रदेश सब लिखें। मकान की कर रहे हैं तो वार्ड नंबर, नगर पालिका में किस पे दर्ज है, आपने किसी से खरीदी है तो उसका विवरण कर दें, पूरा स्पष्ट उल्लेख कर दें। गवाहों को बिल्कुल सावधानी से चुनें, जो आपके विश्वसनीय गवाह हों। वो ऐसा ना हो कि अदालत में धोखा कर जाए और आपके मरने के बाद वो आपकी वसीयत बेकार हो जाए। इसलिए वसीयत को आप सुरक्षित तौर से बनाएं। आगे लिखित रूप में किया जाने वाला वसीयत लिखित रूप में होना अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। मुस्लिम विधि में किसी वसीयत का लिखित रूप से होना अपेक्षित नहीं है। ये प्रावधान बताए गए हैं सर, लेकिन फिर भी वसीयत में वो हाई अलर्ट सावधानी बरतते हुए आप लिखें तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको पढ़ के आगे बता रहा हूँ। वसीयत लिखित रूप में की गई है तो उसे विधिमान समझा जाएगा। इस संदर्भ में वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या गवाह आदि की आवश्यकता नहीं है। मतलब इतना लचीलापना भी, मतलब इतना आसान तरीके से भी बताया गया है मुस्लिम विधि में कि गवाह भी आवश्यक नहीं है।
हस्ताक्षर या गवाह, वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या गवाह आदि की आवश्यकता नहीं है लिखित रूप में भी, ऐसा इसमें बताया गया है। जो डिटेल में है, जो ला में लिखा हुआ है, वो पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को भी थोड़ा सा सोचने में तो आ रहा है, मगर अब लिखा हुआ बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो वसीयत के जो मेन सिद्धांत मैंने मेरे अभी तक के वीडियो में बताए, आपको उनको भी ध्यान रखना है। वसीयत यदि लिखित रूप में की गई है तो उसे विधिमान समझा जाएगा। इस संदर्भ में वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या गवाह आदि की आवश्यकता नहीं है, अपितु सर्वप्रमुख आवश्यकता यह है कि वसीयतकर्ता का आशय स्पष्ट एवं युक्तियुक्त होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। इसमें इस बात पे जोर दिया जा रहा है। प्रतीकों द्वारा की जाने वाली वसीयत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रतीकों द्वारा किया गया वसीयत भी मान्य है। इस संदर्भ में किसी विशिष्ट प्रकार की औपचारिकता की अपेक्षा नहीं है। फतवाए आलमगिरी, ये एक बुक है सर, जो एक अहम स्थान रखती है। इसमें बताया गया है, फतवाए आलमगिरी के अनुसार, एक बीमार व्यक्ति जो इस प्रकार के रोग से ग्रसित है कि वह ना तो बोल पा रहा है, ना ही लेखन कार्य हेतु सक्षम है, तो वह संकेतों द्वारा अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। ये सर फतवा आलमगिरी में एक विशेष प्रकार की कंडीशन बताई गई है, संकेतों द्वारा किस प्रकार की जाएगी। उसका संकेत अर्थपूर्ण होना चाहिए, जिसमें इस बात की सुस्पष्ट झलक मिलनी चाहिए कि वसीयतकर्ता अपनी स्वतंत्र सहमति से अपनी वसीयत को वसीयत करना चाहता है। किंतु यदि उसके संकेत इस प्रकार के हैं जो स्पष्ट या संदिग्ध हैं, तो उन्हें वसीयत हेतु पर्याप्त नहीं माना जाएगा। सर डाउटफुल अगर उसमें कंडीशन पैदा हो गई तो वसीयत मान्य नहीं की जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केवल निम्नलिखित दशाओं में कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। लिखने में असमर्थ व्यक्ति, बोलने में असमर्थ व्यक्ति, वही संकेतों के द्वारा वसीयत को कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार बीमार है कि वह ना तो बोल सकता है, ना ही लिख सकता है, तो ऐसी स्थिति में संकेतों से अपना आशय स्पष्ट करता है। तो उक्त प्रकार की बीमारी से मुक्त होने पर भी चाहे तो शब्दों या लेख द्वारा अपने उपरोक्त प्रकार की वसीयत की अभिपुष्टि कर सकता है। मतलब वो उसको उस समय तो ऐसा लगा कि बीमार है, बोल नहीं पा रहा है, और वह उसने वसीयत कर दी, लेकिन वो तंदुरुस्त हो गया तो बाद में उसकी पुष्टि भी कर सकता है और उसको मजबूत रूप से जिस भी तरीके से चाहे लिखित या रजिस्टर वो करवा सकता है। सुस्पष्ट एवं असंदिग्ध आशय होना चाहिए, जैसा कि मैंने सर आपको बताया। इसी प्रकार से अब्दुल हमीद बनाम मोहम्मद यूसुफ के मामले में भी बताया गया है। युगल खंडपीठ का एक फैसला है कि मुस्लिम विधि के अधीन एक वसीयत को विधिमान बनाने के लिए किसी भी वसीयत की अपेक्षा नहीं की जाती। मौखिक घोषणा के लिए भी किसी भी विशेष प्रारूप की आवश्यकता नहीं पड़ती, जब तक वसीयतकर्ता के आशय को पर्याप्त रूप में सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता। वसीयतकर्ता अपनी वसीयत में परिवर्तन करने का निर्णय कर लेने के कारण एक पत्र या तार द्वारा निर्देशित ड्राफ्ट को प्राप्त कर चुकने के पश्चात अपनी वसीयतों में निर्देश को रद्द करने के लिए एक प्रावधान को अंतःस्थापित करके इसे संशोधित करने के लिए अपने सॉलिसिटरों को अपने प्रपत्रों की स्कूल की फीसों के बाबत निर्देश दे चुका है। वसीयत का तार प्रारूपी भाग को भी प्रोबेट के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, इसमें भी बताया गया सर। इसमें संपत्ति अंतरण और मुस्लिम विधि, जब मुस्लिम वादी ने वसीयत पेश करते समय अपने स्थावर संपत्ति का विभाजन अपने उत्तराधिकारी, मतलब प्रॉपर्टी का जो डाइवर्शन होता है, पुत्र भतीजे में कर दिया। और मुस्लिम विधि के अनुसार वसीयत मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार से पेश किया जाता है। वादी ने अपने कफन के लिए संपत्ति का कुछ अंश सुरक्षित रखा, मतलब उसने कफन, जो एक मुसलमान व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर पे एक सफ़ेद कपड़ा बांधा जाता है, कफन जनाजा उठाया जाता है, वो सारा कफन दफन का उसने लिखा, उसमें संपत्ति का कुछ अंश सुरक्षित रखा कि उसके मरने के बाद उसके कफन के उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। परंतु वादी द्वारा वसीयत में उल्लेखित नहीं किया गया कि उसकी मृत्यु कारित होने के पूर्व ही उसके वसीयत के संपत्ति का विभाजन उसके उत्तराधिकारियों में कर दिया जाए। यह उसने स्पष्ट नहीं लिखा सर। अंततः न्यायालय ने यह निर्णय कारित किया है कि इस प्रकार के वसीयत को मुस्लिम वसीयत नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार का वसीयत विधि में अपठनीय मान्य होगा। ऐसी वसीयत को न्यायालय ने मान्यता नहीं दी। वसीयती द्वारा स्वीकृति, वसीयत के संदर्भ में वसीयती मतलब वसीयत गिरीता जो होता है, अभिव्यक्त या विवक्षित तरीके से उसकी स्वीकृति दे सकता है। किसी समूह या वर्ग के लिए वसीयत, ये जो सर हमारा आज का टाइटल है कि वसीयत कैसे की जाती है, कैसे की जा सकती है, उसी टाइटल से रिलेटेड सब पूरी बात है जो मुस्लिम लॉ में बताई गई है, मैं आपको बता रहा हूँ।
जब कोई वसीयत किसी वर्ग विशेष के लिए की जा रही हो, अर्थात जो सामान्य तौर पर गरीबों के लिए, जैसे ट्रस्ट बना हुआ है उसमें आप वसीयत कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। वसीयतकर्ता की मृत्यु उपरांत वसीयत अप्रतिसरणीय हो जाती है। मतलब विशेष संस्था को या वर्ग को की गई तो वो ग्रहण करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, उसकी मृत्यु के बाद उनको मान ली जाती है। गर्भस्थ शिशु के लिए वसीयत, जैसा कि सर मैंने आपको बताया, इसके लिए क्या जन्म में बच्चे के हक में वसीयत की जा सकती है, इस पर मैंने मेरे चैनल पर एक स्पेशल वीडियो अलग से अपलोड किया, आप उसे देख सकते हैं। जब कोई वसीयत किसी गर्भस्थ शिशु के विषय में की जाती है जो गर्भ में, तो वो 6 माह के अंदर पैदा होना चाहिए और वसीयतकर्ता के सामने उसका अस्तित्व में होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सर मुस्लिम लॉ है। इस मुस्लिम लॉ के तहत पूरे कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। और जैसा कि आज का हमारा टाइटल है कि वसीयत कैसे की जाती है, तो उसके संबंध में सर मैंने आज आपको मुस्लिम विधि के तहत महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी है कि वसीयत करने के तरीके मौखिक, लिखित, सांकेतिक और वो कौन लोग समर्थ हैं, कर सकते हैं, इसके पूरे बारे में सर मैंने आपको डिटेल जानकारी दी है, वो कारण भी बताएं। तो इस प्रकार से वसीयत कैसे की जाती है, उम्मीद है सर आपको सभी बात समझ में आ गई होंगी। मेरे कई व्यूवर्स ने मुझे कमेंट्स करके बताया था जब मैंने वसीयत पर वीडियो बनाए थे कि सर आप मुस्लिम वसीयत पर भी वीडियो बनाएं। तो ये मेरा मुस्लिम वसीयत से रिलेटेड वीडियो है। इसमें मैं आपको कुछ और जानकारी भी दे देता हूँ सर आपको वसीयत के साथ साथ ही, कि वसीयत और थर्ड संपत्ति से ज़्यादा संपत्ति एक मुस्लिम व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकता। 1/3 संपत्ति से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकता। यदि उसने कर दी तो बाकी के उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक है। हनफी विधि के अनुसार वो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद भी दी जा सकती है और पहले चाहे तो जीवित अवस्था में भी उसके दे सकते हैं। दूसरी बात है, मुस्लिम विधि में यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति जीवित है तो उसकी संपत्ति में उसके किसी भी उत्तराधिकारियों को हक लेने का इजाज़त नहीं है, उसका उत्तराधिकार ओपन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मुस्लिम व्यक्ति जो प्रमुख मुखिया है उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद ही उसके उत्तराधिकारियों का अधिकार ओपन होता है और उसके सभी उत्तराधिकारी उसकी संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। इसको हम उदाहरण के तौर पर इस प्रकार से भी मैं आपको बता सकता हूँ, जो मुस्लिम कानून में बताया गया है कि एक मुस्लिम व्यक्ति जब मरता है तो उसकी संपत्ति में 1/8वां अंश उसकी पत्नी का रहता है। सबसे पहले उसकी पत्नी का 1/8वां अंश उसकी संपत्ति में से निकाल कर अलग रख दिया जाता है। उसके बाद जो बाकी की संपत्ति बचती है वो उसके बेटे और बेटियों में बांटी जाती है। यदि बेटे हैं तो बाकी की संपत्ति हर बेटे को बराबर मिलती है। यदि बेटी है तो बेटी से दूना हिस्सा बेटा प्राप्त करेगा, मतलब बेटे से आधा हिस्सा बेटी प्राप्त करेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि बेटे को 2 बीघा ज़मीन प्राप्त हुई है तो बेटी को 1 बीघा ज़मीन प्राप्त होगी। 1/8वां अंश आपने निकाल कर अलग रख दिया। मेरे कई 1-2 व्यूअर्स ने मुझसे पूछा भी है बंटवारे के बारे में, तो मैं बंटवारे से रिलेटेड ही बता रहा हूँ। और मैंने सर इसके लिए बंटवारे से रिलेटेड एक फार्मूला भी तैयार किया है जो ऑल इंडिया के मुस्लिम्स पर लागू है। ऑल इंडिया ही नहीं, ऑल वर्ल्ड के मुस्लिम्स पर लागू है, क्योंकि मुस्लिम लॉ में जो बंटवारा है कुरान हदीस इनसे ही इसको निकाला गया है। और कुरान और हदीसें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं और जो कुरान है वो ऑल इंडिया में एक ही है। तो उसके आधार पर ये जो फार्मूला है ये सभी ऑल इंडिया के मुस्लिम्स के लिए लागू होता है। इतना आसान फार्मूला है मेरे द्वारा जो तैयार किया गया है। इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगा जिसमें पूरे फार्मूले को उसको निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। उस फार्मूले के तहत आप कितने ही बेटे चाहे कितनी बेटियां हों, पत्नियां हों, उन सब का हिस्सा बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अक्सर ये सवाल पैदा होता है हमारे सामने कि संपत्ति का बंटवारा कैसे करें, किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो ऑल इंडिया के और ऑल वर्ल्ड के मुस्लिम्स के लिए सर मैंने फार्मूला तैयार किया है और वो वीडियो आपके लिए मैं आने वाले समय में चैनल पर अपलोड करूँगा। दूसरी बात ये है कि सर हमारा जो आज का टाइटल था कि वसीयत कैसे की जाती है, उसके बारे में मैंने संपूर्ण कानूनी जानकारी आपको दे दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।